नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेक्स पीपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करेंगे अपने बीएफएम के मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 12, जो कि टॉपिक बेस्ड है क्रेडिट रिस्क पे। तो क्रेडिट रिस्क पे जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑल भी थ्योरी वाला वीडियो आप लोगों को लाया था। मेरा प्रयास रहता है कि मैं पहले आपको थ्योरी का वीडियो दूं, उसके बाद उसके बेसिस पे एमसीक्यू करवाऊं। तो आपने यदि उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और टॉप राइट कॉर्नर में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले समझते हैं कि क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट रिस्क का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं आप क्रेडिट या डिफ़ॉल्ट रिस्क को, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है। तो देखिए, एक कोई बैंक बोरोवर है या उसका कोई काउंटर पार्टी है, वो फेल कर जाएगा अपनी ऑब्लिगेशन को मीट करने में, जो भी एग्रीड टर्म्स है। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। ये दोनों आपस में इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, लेकिन ये अपनी ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पाए, विल फेल टू मीट हिज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो बैंक बोरोवर या काउंटर पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में जो रिस्क आता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क या डिफ़ॉल्ट रिस्क। ठीक है, तो अब आप देखिए क्रेडिट रिस्क का कारण मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे 5 कारण आपको बता रहा हूँ क्रेडिट रिस्क होने का। तो देखिए, सबसे पहला कारण क्या है कि डायरेक्ट लैंडिंग ऑफ फंड व्हेन दीज आर नॉट रिपेड बाय बोरोवर। तो मान लीजिए कि एक हमारा बोरोवर है और एक हमारा लेंडर है। तो लेंडर ने बोरोवर को पैसा दिया, लेकिन जो फंड दिया, लेकिन ये वापस रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों ये कहलाता है, ये भी हमारा क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट होगा। दूसरा है हमारा बैंक गारंटी का इशू होना या लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू होना, व्हेन ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ कमिटमेंट देज क्रिस्टलाइजेशन। अब बताए, मान लीजिए कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ या बैंक गारंटी इशू हुआ, लेकिन कमिटमेंट कंप्लाई नहीं हो पाया और उसके कारण क्रिस्टलाइजेशन होना पड़ा। आप जब पढ़े होंगे क्रिस्टलाइजेशन कब करते हैं हम लोग, आप जानते होंगे, हम लोगों ने मॉड्यूल में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, इस केस में भी क्रेडिट रिस्क राइज होता है। उसके बाद थर्ड केस आप देखिए तो है ट्रांजैक्शन इन ट्रेजरी प्रोडक्ट। कोई ट्रेजरी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन है जहाँ पे पेमेंट का सीरीज जो है वो ड्यू है काउंटर पार्टी से। ठीक है, तो उस केस में भी हमारा जो है क्रेडिट रिस्क होता है। और दोस्तों, चौथा है ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। यदि आप सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, जब सेटलमेंट इफेक्ट नहीं होता है, तो भी हमारा क्या होता है, क्रेडिट रिस्क होता है। तो आप क्या देख सकते हैं कि फंड का डायरेक्ट लेंडिंग हो, बैंक गारंटी एलसी हो, या ट्रेजरी प्रोडक्ट हो, या सिक्योरिटीज़ का ट्रेडिंग हो, या नहीं तो क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर भी हो, जब करेंसी का फ्री ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट होता है। तो इन पाँचों के पाँचों केस में आप देख सकते हैं कि जो रिस्क राइज होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क, इसमें इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब दोस्तों, मैं आपको जो भी पॉइंट बता रहा हूँ सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट्स को। ये बुक से लिया गया है, पूरे के पूरे मैकमिलन बुक से लिया गया है। मैकमिलन बुक में पढ़िएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा क्या हमें पढ़ना है क्या छोड़ना है। कुछ चीज़ों को मैंने अवॉइड भी किया है, तो इस पार्टिकुलर सेशन से आप पूरे के पूरे चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपको इस तरह की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आप मैकमिलन बुक के सार को, मैकमिलन बुक के कंसाइज पॉइंट को एक जगह ले सकते हैं, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को सब डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट में। पहला है आप रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप रिस्क को मेजर करें। हम लोग देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। फिर आप रिस्क को मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे, और फिर रिस्क को आप मिटिगेट करेंगे। तो ये चारों प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा, ऑर्डर ध्यान में रखिएगा। पहले आइडेंटिफाई करना, फिर मेजर करना, फिर मॉनिटर और कंट्रोल करना, और लास्ट में उसे मिटिगेट करना। आइए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आती है, फिर क्रेडिट पॉलिसी कमेटी आती है, और लास्ट में आती है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये 4 इसके सब पार्ट्स हैं, ये ध्यान रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, बोर्ड क्या, ये बोर्ड क्या करती है कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के पॉलिसीज़ को आर्टिकुलेट करेगी, प्रोसीड्यूर को आर्टिकुलेट करेगी, रिस्क लिमिट को करेगी, रिव्यू मैकेनिज्म्स एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये इन सभी चीज़ों को आर्टिकुलेट करती है, पॉलिसीज़, प्रोसीड्यूर्स, एग्रीगेट रिस्क लिमिट, रिव्यू मैकेनिज्म एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम। अब दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी पे आते हैं, जो आरएमसी शॉर्ट में से हम लोग कहते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एक बोर्ड लेवल सब कमेटी होता है दोस्तों, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटिंग गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। पहले ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस को सेट करती है। ठीक है,
उसके बाद ये इंश्योर करती है कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो पॉलिसी से कंफर्म हो रही है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेटिंग अ प्रूडेंशियल लिमिट एंड देयर पीरियोडिकल रिव्यू। प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करना और पीरियोडिकल रिव्यू देना। और लास्ट में इंश्योरिंग रोबस्टनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क मॉडल्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की विद रिगार्ड टू क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आस्पेक्ट। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट पॉलिसी कमेटी का। हम लोगों ने देखा, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। उसके बाद हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। तो जो भी गाइडलाइंस को सेट करना कि ये इंश्योर करना कि पॉलिसी से कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रूडेंशियल लिमिट को सेट करना और उसको रिव्यू करना। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिट पॉलिसी कमेटी की, जिसे हम लोग क्रेडिट कंट्रोल कमेटी भी कहते हैं। दोस्तों शॉर्ट में इसे CRMC कहा जाता है। CRMC का फुल फॉर्म है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये किससे डील करता है दोस्तों, तो जो इश्यूज रिलेटेड है क्रेडिट पॉलिसी से, प्रोसीड्यूर से, उसे एनालाइज करना, मैनेज करना और क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करना बैंक वाइड बेसिस पे। तो ये हमारा CPC यानी क्रेडिट पॉलिसी कमेटी। और दोस्तों ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर मैनिंग ऑफ फॉर द प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, शॉर्ट में से CRMD कहते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, ये इट इन्फोर्सेज एंड मॉनिटर्स कंप्लायंस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड प्रूडेंशियल लिमिट सेट बाय CPC CRMC। तो जो CPC और CRMC ऊपर हम लोगों ने देखा, उसने जो प्रूडेंशियल लिमिट सेट किया उसको इन्फोर्स कराना और उसको मॉनिटर करना, उसे कंप्लायंस को मॉनिटर करना, ये किसका काम है, ये काम है CRMD का, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों आपको सभी का फंक्शन पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन है इन सभी डिपार्टमेंट का। इसके अलावा CRMD क्या करता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको ले डाउन करता है, फिर लोन पोर्टफोलियो की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और डिफिशिएंसी को करेक्ट करता है, MIS को डेवलप करता है और लोन और रिव्यू ऑडिट को अंडरटेक करता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपको करती हैं। अब दोस्तों है हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें, तो दोस्तों क्रेडिट रिस्क जो होता है वो अराइज किस कारण से होता है, जब भी हमारा बोरोवर के क्रेडिट क्वालिटी में पोटेंशियल चेंज होगा, ठीक है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, तो जरा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा, चार जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे हमारे। अब हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो क्रेडिट रिस्क होने का मेजर रीजन क्या है कि किसी भी बोरोवर के क्रेडिट क्वालिटी में पोटेंशियल चेंज होना। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों देखिए, एक मैं आपको शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्रेडिट रिस्क का पार्ट कौन सा होता है। एक होता है पोर्टफोलियो रिस्क, एक होता है ट्रांजेक्शन रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क। और ट्रांजेक्शन रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिफॉल्ट रिस्क और डाउनग्रेड रिस्क। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट रिस्क का। हम लोग 2 पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्रेडिट रिस्क का 2 कंपोनेंट है, एक है डिफॉल्ट रिस्क और एक है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, और इसे हम लोग ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क कहते हैं। देखिए ना यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट रिस्क या डाउनग्रेड रिस्क, तो डाउनग्रेड रिस्क को ही हम लोग कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, ठीक है। तो ये दोनों रिस्क ऐसा रिस्क है, ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क है। आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट रिस्क के बारे में। तो डिफॉल्ट रिस्क का मतलब क्या होता है दोस्तों कि पोटेंशियल फेलियर ऑफ अ बोरोवर टू मेक प्रॉमिस पेमेंट। तो बोरोवर ने प्रॉमिस किया था कि मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन वो फेल हो रहा है उस पेमेंट को करने में, तो उस केस में जो रिस्क अराइज होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क। दूसरा है हमारा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या डाउनग्रेड रिस्क। अब मान लीजिए ये किस कारण से होता है कि जो बोरोवर है उसका क्रेडिट क्वालिटी वर्स हो रहा है, खराब हो रहा है, उसी कारण जो रिस्क आता है वो हमारा आता है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क या डाउनग्रेड रिस्क। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट स्प्रेड वाइड होता है, इसलिए नाम कहा गया है क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, ठीक है। इट कॉजेज वाइडनिंग ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो डाउनग्रेड इन रेटिंग, इसलिए नाम रखा है इसका डाउनग्रेड रिस्क। मतलब रेटिंग ऑब्वियसली डाउनग्रेड होगा ना, रेटिंग क्वालिटी उसका कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा क्रेडिट स्प्रेड रिस्क। अब दोस्तों ये तो था हमारा ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क, ये दोनों जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और बोथ ऑफ दीज आर ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क। क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो लेवल पे भी होता है, तो जो रिस्क एसोसिएटेड होता है क्रेडिट पोर्टफोलियो से उसको कहते हैं हम लोग पोर्टफोलियो रिस्क। तो पोर्टफोलियो रिस्क का भी 2 कंपोनेंट्स होता है दोस्तों। आइए जरा देखते हैं वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन सा है पोर्टफोलियो रिस्क का। सो पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो हैज़ 2 कंपोनेंट्स, सो लेट अस सी दोस 2 कंपोनेंट्स। तो पहला है सिस्टमेटिक रिस्क और दूसरा है कंसंट्रेशन रिस्क। तो आइए दोस्तों सबसे पहले सिस्टमेटिक रिस्क को समझते हैं। चाहे आप सिस्टमेटिक रिस्क बोले या आप इसे इंट्रिंसिक रिस्क भी बोल सकते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है दोस्तों कि यदि पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, ध्यान समझिएगा। डाइवर्सिफिकेशन आप समझते हैं ना कि आपके पास मान लीजिए कि 50,000 रुपया है, आप उसे 10 जगह डिवाइड कर दिए, तो यही होता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो यही आपको समझ में आना चाहिए कि पोर्टफोलियो रिस्क यदि फुल्ली डाइवर्सिफाइड है तो पोर्टफोलियो में कौन सा रिस्क मिलता है, तो उसे मिलता है सिस्टमेटिक रिस्क मिलता है।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोर्टफोलियो यदि फुल्ली डाइवर्सिफाइड है तो पोर्टफोलियो कौन सा रिस्क मिलता है, सिस्टमेटिक रिस्क मिलता है। और दोस्तों यही रिस्क होता है इकोनॉमी से एसोसिएटेड, ये ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक रिस्क इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमी, ठीक है। तो पोर्टफोलियो यदि फुल्ली डाइवर्सिफाइड है तो पोर्टफोलियो को मिलता है सिस्टमेटिक रिस्क, और ये रिस्क जो है हमारे इकोनॉमी से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। दूसरा टाइप ऑफ रिस्क है वो है कंसंट्रेशन रिस्क। तो यदि मान लीजिए कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि इसके पास हायर वेट है इन रेस्पेक्ट ऑफ बोरोवर और ज्योग्राफी और इंडस्ट्री, तो पोर्टफोलियो को मिलता है कंसंट्रेशन रिस्क। तो दोस्तों दो चीज़ हो गया, एक तरफ है फुल्ली डाइवर्सिफाइड और एक तरफ है नॉट डाइवर्सिफाइड। तो फुल्ली डाइवर्सिफाइड तो सिस्टमेटिक रिस्क, नॉट डाइवर्सिफाइड तो कंसंट्रेशन रिस्क, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, जब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो एक जगह कंसंट्रेट ही तो होगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कंसंट्रेशन रिस्क। तो आप थोड़ा लॉजिक से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, डाइवर्सिफिकेशन में मतलब क्या हुआ कि अलग अलग जगह हमने डाइवर्सिफाई कर दिया, और एक है कि हमने सिंगल कंसंट्रेट रखा हुआ है, तो यही अंतर है। कंसंट्रेशन रिस्क में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है हमारे पोर्टफोलियो का, तो यही होता है हमारा। अब देखिए जो रिस्क एनालिसिस है उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं स्टैंड अलोन ट्रेड के लिए भी या पोर्टफोलियो के लिए भी एज अ होल, ठीक है। तो बैंक रिस्क एनालिसिस को अडॉप्ट करती है किस मैनर में, आइए देखिए। तो दो तरीका है जिस मैनर में बैंक रिस्क एनालिसिस को अडॉप्ट करती है। पहला है स्टैंड अलोन मैनर जो कि है कॉर्पोरेट एक्सपोजर के लिए, दूसरा है पोर्टफोलियो एनालिसिस फॉर रिटेल लेंडिंग एक्सपोजर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ सामान अमेजोन से ऑर्डर किया, तो आपने पैसा उसे दे दिया लेकिन अमेजोन बदले में आपको सामान नहीं दिया, तो ये एक तरह का काउंटर पार्टी रिस्क हुआ, ठीक है। क्योंकि जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या तो वो रिफ्यूज कर रहा है या इनेबल या वो सक्षम नहीं है, तो ये हमारा काउंटर पार्टी रिस्क होता है। दोस्तों ये काउंटर पार्टी रिस्क भी एक क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट है। जहाँ तक बात है कंट्री रिस्क का, तो कंट्री रिस्क भी क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट है, जहाँ पे बोरोवर का नॉन परफॉर्मेंस होता है या काउंटर पार्टी रिस्क अराइज होता है, क्योंकि कुछ सॉवरेन के द्वारा एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है। ये नाम ही है कंट्री रिस्क, तो कंट्री लेवल का कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जाता है, जिस कारण से बोरोवर जो है सक्षम नहीं होता है अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, तो ये आपका है कंट्री रिस्क, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में हो सकता है, तो सैंक्शन हो सकता है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशन के कारण भी हो सकता है। मान लीजिए कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खराब हो गया किसी पर्टिकुलर कंट्री का, तो कुछ सैंक्शन लगा देता है ना, तो इस कारण से हमारा कंट्री रिस्क आता है। चलिए हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन देख लिया, ठीक है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको रिस्क को कैसे मेजर करना है। तो रिस्क को मेजर करते हैं हम लोग क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट स्कोरिंग से। देखिए हमारा टॉपिक फिक्स है, हम लोग क्रेडिट रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने समझा क्रेडिट रिस्क होता क्या है, क्रेडिट रिस्क किस किस कारणों से होता है, क्रेडिट रिस्क के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला था रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हमने देखा कि रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, या किस किस फॉर्म में क्रेडिट रिस्क अपीयर होता है वो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसे मेजर किया जाए। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्रेडिट रेटिंग है या क्रेडिट स्कोरिंग है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि आप क्वांटिफाई कर सकते हैं रिस्क को थ्रू एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड लोन लॉस दैट इज और अनएक्सपेक्टेड लोन लॉसेस। तो एक तो तरीका है कि आप मेजर करें, ठीक है, लोन के जो क्रेडिट है उसके रेटिंग को और क्रेडिट के स्कोरिंग को, और दूसरा तरीका है आपके पास कि आप इसे क्वांटिफाई करें, रिस्क को क्वांटिफाई करें, ठीक है। कैसे, आप एस्टिमेट करें कि आपके पास एक्सपेक्टेड लोन लॉस कितना है या अनएक्सपेक्टेड लोन लॉस कितना है। आइए तो थोड़ा सा बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग के बारे में। तो क्रेडिट रेटिंग आखिर दर्शाता क्या है कि किसी भी बोरोवर का क्रेडिट क्वालिटी को दिखाता है और उसके डिफ़ॉल्ट को दर्शाता है। क्या बोरोवर ने कभी क्रेडिट लिया तो उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, उससे क्रेडिट रेटिंग से मिलता है। तो क्रेडिट रेटिंग में कौन सा पैरामीटर होता है, तो एक है फाइनेंशियल पैरामीटर, मैनेजमेंट पैरामीटर, इंडस्ट्री पैरामीटर और बिजनेस पैरामीटर। ये 4 तरह के पैरामीटर्स होते हैं हमारे क्रेडिट रेटिंग के प्रोसेस में। अब जरा अप्रोच देखते हैं क्रेडिट रेटिंग का। तो देखिए आपको यदि कैपेबिलिटी डेवलप करना है ताकि आप एक्टिवली मैनेज कर सकें क्रेडिट पोर्टफोलियो को, तो उसके पास एक क्रेडिट रेटिंग मॉडल होना चाहिए और रेटिंग माइग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट थिंग इज क्रेडिट रेटिंग मॉडल एंड द सेकंड थिंग इज क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन। आइए डिस्कस करते हैं जरा क्रेडिट रेटिंग मॉडल के बारे में। तो जो क्रेडिट रेटिंग मॉडल है वो क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है बोरोवर को बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इन रेवेन्यू जनरेशन, दैट इज स्टेबल टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल क्या कर रहा है, वो बोरोवर को डिफ्रेंशिएट कर रहा है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी इन रेवेन्यू जनरेशन। तो एक है हमारा टॉप लाइन और एक है हमारा बॉटम लाइन, ठीक है। तो एक तरह से डिफ्रेंशिएशन हो गया ना बोरोवर का,
कि कितना स्टेबिलिटी है वो बोरोवर रिवेन्यू जनरेशन में। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब रिवेन्यू जनरेशन स्टेबल होगा किसी भी पीरियड के लिए तो ऑब्वियस सी बात है अनसर्टेनिटी क्या होगा, जीरो होगा। और जब रिवेन्यू जनरेशन अनस्टेबल होगा तो अनसर्टेनिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस बेसिस पे ये क्रेडिट रेटिंग मॉडल क्या करता है, बोरोवर को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो कौन जब जिसका रिवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो रहा है और जिसका रिवेन्यू जनरेशन स्टेबल है, ठीक है, तो वो जो स्टेबल है वो टॉप लाइन पे है, और जो बॉटम लाइन पे है उसका रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद है दूसरा तरीका है हमारा रेटिंग माइग्रेशन। तो हमने देखा क्या कि हमने ये देखा कि यदि आपको क्रेडिट पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना है तो आपके पास क्रेडिट रेटिंग मॉडल होना चाहिए। और क्रेडिट रेटिंग मॉडल किस पे डिपेंड करता है, रेवेन्यू जनरेशन पे डिपेंड करता है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों हमारा रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन क्या होता है दोस्तों, कि आप रेटिंग किसी बोरोवर के रेटिंग में चेंज ला रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैन रेटेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड मॉडल। देखिए बोरोवर का रेटिंग मान लीजिए ए था, अब वो बढ़कर ए प्लस प्लस हो गया या वो घटकर बी हो गया, तो आप बोरोवर के रेटिंग में चेंज ला रहे हैं ना। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, रेटिंग माइग्रेशन। तो दोस्तों रेटिंग माइग्रेशन पे केस स्टडी पूछा जाता है, तो हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे अपने एमसीक्यूज वाले पोर्शन में। आप बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि रेटिंग माइग्रेशन पे केस स्टडी दे रखा है अपनी आपकी किताब में। तो दोस्तों जब हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे देयर विल बी डिस्कस रेटिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो कैसे रेटिंग माइग्रेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे इंटरनेशनल बैंकों ने क्रेडिट रिस्क मॉडल को अडॉप्ट किया है जिससे क्रेडिट पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट कर सकें। अब देखिए कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अल्टीमेट जेड स्कोर आपको पता है, वो क्या करता है, वो फोरकास्ट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंपनी एंटरिंग बैंकरप्सी विद इन अ 12 मंथ पीरियड। यानी कोई पार्टिकुलर कंपनी अगले 12 महीने की पीरियड में बैंकरप्ट होगी या नहीं होगी, ये अल्टीमेट जेड स्कोर फोरकास्ट करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, तो ये मॉडल क्या करता है, ये 5 फाइनेंशियल रिस्क को कंबाइन करता है। और दोस्तों ऑन यूजिंग द रिपोर्टिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इक्विटी वैल्यू, अब ये ऑब्जेक्टिव मेजर देता है बोरोवर के फाइनेंशियल हेल्थ का। तो ये काम कौन करता है, अल्टीमेट जेड स्कोर करता है। तो ये मैंने बताया आपको, ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते हैं। दूसरा है हमारा जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने पोर्टफोलियो मॉडल अडॉप्ट किया जिसका नाम है क्रेडिट मैट्रिक्स। इससे वो क्रेडिट रिस्क को इवेल्युएट करता है। ये मॉडल फोकस किस पे करता है कि वोलेटिलिटी इन द वैल्यू ऑफ एसेट कॉस्ट एंड वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ एसेट। तो हमारा जो एसेट का क्वालिटी है, ठीक है, उसमें जो वेरिएशन आ रहा है उसके कारण जो वोलेटिलिटी आ रहा है उसको एस्टिमेट करता है दोस्तों। तो इस मॉडल से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इन क्रेडिट रिस्क, establishing benchmark for credit risk measurement and estimating economic capital for credit risk under RAROC framework। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। जेपी मॉर्गन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है क्रेडिट मॉनिटरिंग में, क्रेडिट पोर्टफोलियो के मॉनिटरिंग में। नेक्स्ट है थर्ड जो मॉडल है हमारे पास क्रेडिट रिस्क मॉडल जिसे कहते हैं, वो है क्रेडिट स्यूस। क्रेडिट स्यूस ने भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड डेवलप किया जिसके थ्रू हम लोग क्रेडिट रिस्क को मेजर कर सकते हैं। इसका नाम है क्रेडिट रिस्क प्लस। और ये मॉडल किस पे बेस है, एक्चुअरियल कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट रेट एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने 3 मॉडल डिस्कस किया, एक जेपी मॉर्गन का, एक हम लोगों ने डिस्कस किया अल्टीमेट जेड स्कोर मॉडल, और एक हमने डिस्कस किया क्रेडिट स्यूस का मॉडल जिसे क्रेडिट प्लस कहते हैं। अब दोस्तों जो रिस्क रेटिंग सिस्टम होता है उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में ड्रॉ किया जाता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस आएगा, प्रोजेक्शन एंड सेंसिटिविटी आएगा, और इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट रिस्क आएगा। तो इन तीनों के बेसिस पर हम लोग रिस्क रेटिंग सिस्टम को ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर मैनर में। चलिए हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों ने रिस्क मेजर कर लिया। अब बात आती है रिस्क को कंट्रोल करना और उसे मॉनिटर करना। कैसे करेंगे ये, तो दोस्तों रिस्क टेकिंग थ्रू लैंडिंग एक्टिविटी नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय वेरी इफेक्टिव कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो हमारा जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। अब क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो वाइड स्प्रेड है। और दोस्तों हाई शेयर ऑफ क्रेडिट रिस्क इन द टोटल रिस्क टेकिंग एक्टिविटी ऑफ बैंक। ध्यान दीजिएगा, बैंक जितना भी रिस्क टेकिंग एक्टिविटी लेता है उसमें क्रेडिट रिस्क का सबसे हाई शेयर होता है। इसीलिए हमारा जो क्रेडिट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो वेरी इफेक्टिव होने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग, कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो है वो ट्रांजेक्शन लेवल पे भी होता है और पोर्टफोलियो लेवल पे भी होता है। अब जरा बात करते हैं, देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल MIS है। MIS क्या है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और CIS क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये बैकबोन है हमारा इफेक्टिव CRM मैनेजमेंट के लिए। एक MIS और दूसरा CIS। MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और CIS क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, दीज एक्ट्स लाइक अ बैकबोन फॉर इफेक्टिव CRM मैनेज सिस्टम। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट रिस्क पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एट ट्रांजेक्शन। मैंने बताया ना आपको कि जो हमारा क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग वाला
मॉनिटरिंग है उसको हम लोग दो लेवल पे करते हैं, एक ट्रांजेक्शन लेवल पे और एक पोर्टफोलियो लेवल पे। आइए डिस्कस करते हैं ट्रांजेक्शन लेवल पे कैसे करते हैं। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ट्रांजेक्शन लेवल पे। लेट अस डिस्कस दिस। सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस, द सेकंड थिंग इज रिस्क एनालिसिस प्रोसेस, द थर्ड थिंग इज क्रेडिट ऑडिट एंड लोन रिव्यू, द फोर्थ थिंग इज मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्रेडिट को अप्रेज करना, रिस्क को एनालाइज करना, क्रेडिट ऑडिट और लोन रिव्यू करना और मॉनिटरिंग प्रोसेस करना। तो बैंक का जो लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहला डेलीगेशन ऑफ पावर, फिर क्रेडिट अप्रेजल, रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और लोन रिव्यू मैकेनिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए बुक में जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना उसको मैं पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, एमसीक्यू जो मैं इस पर प्रोवाइड करूँगा अपने लेसन पे उसे सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक पे कमांड हो जाएगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर, क्रेडिट अप्रेजल, रेटिंग स्टैंडर्ड एंड बेंचमार्क, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और लोन रिव्यू मैकेनिज्म। तो बैंक का जो लोन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें ये सब होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जरा डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होता है। तो हु इज़ द क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटी। तो बैंक जो है मल्टी टायर क्रेडिट अप्रूविंग सिस्टम को से इवॉल्व हुआ है। यहाँ पे लोन प्रपोजल को अप्रूव किया जाता है अप्रूवल ग्रिड या कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो एक अप्रूवल ग्रिड होते हैं या कमेटी होते हैं जो कि लोन प्रपोजल को अप्रूव करते हैं। तो जो ग्रिड और कमेटी होते हैं उसमें 3 से 4 ऑफिसर्स होते हैं, वो क्रेडिट फैसिलिटी को अप्रूव करेंगे एवं स्पेसिफाइड लिमिट एंड इन्वेरिएबली एक ऑफिसर रिप्रेजेंट करेगा CRMT को, हु हैज़ नो वॉल्यूम एंड प्रॉफिट टारगेट्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट अप्रूविंग अथॉरिटीज़ के बाद प्रूडेंशियल लिमिट पे। तो प्रूडेंशियल लिमिट क्या करता है कि क्रेडिट रिस्क को लिमिट करने का पर्पज़ है। तो कुछ एस्पेक्ट्स है जिसके लिए प्रूडेंशियल लिमिट को स्पेसिफाई किया गया है। पहला है प्रूडेंशियल लिमिट फॉर फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट, डेब्ट सर्विस DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये प्रूडेंशियल लिमिट है फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। उसके बाद दूसरा प्रूडेंशियल लिमिट है क्रेडिट एक्सपोजर के लिए, तीसरा है एसेट कंसंट्रेशन के लिए, चौथा है लार्ज एक्सपोजर के लिए और पांचवा है मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द लोन बुक। तो ये 5 याद रखिएगा, इसके लिए प्रूडेंशियल लिमिट सेट किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन के लिए प्रूडेंशियल लिमिट को सेट किया गया है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि जो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एक्सरसाइज है वो रिपीटेड होता है बाय एनुअली। ठीक है, या शॉर्टर इंटरवल पे भी हो सकता है फॉर लोअर क्वालिटी कस्टमर। चलिए अब लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करते हैं लोन रिव्यू मैकेनिज्म से। एक हमारे पास मेथड है LRM, लोन रिव्यू मैकेनिज्म, उससे हम लोग क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हाउ डू वी कंट्रोल इट। तो LRM को हम लोग क्रेडिट ऑडिट भी कहते हैं। LRM इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट ऑडिट। और दोस्तों LRM एक इफेक्टिव टूल है जिसके थ्रू हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने लोन बुक की क्वालिटी को इवेल्युएट करते हैं और इसमें क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाते हैं। लोन रिव्यू मैकेनिज्म जो होता है दोस्तों वो लार्ज वैल्यू अकाउंट के लिए होता है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इन वेरियस एरियाज। अब देखिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होता है, जैसे कि आपको इफेक्टिव इवैल्यूएशन करना है लोन एडमिनिस्ट्रेशन का, या इंटीग्रिटी मेंटेन करना है क्रेडिट ग्रेडिंग प्रोसेस का, या पोर्टफोलियो क्वालिटी को एसेस करना है। तो ये सब चीज़ हमारे लोन रिव्यू मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। अब जरा देखते हैं कि LRM का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है आप लोन को आइडेंटिफाई करें जो कि क्रेडिट वीकनेस को डेवलप करता है और टाइमली करेक्टिव एक्शन लें ताकि आप पोर्टफोलियो क्वालिटी को इवैल्यूएट कर सकें और पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया को आइसोलेट कर सकें। फिर आप दूसरा है कि आप इन्फॉर्मेशन दें ताकि एडुकेसी को डिटरमाइन कर सकें लोन लॉस प्रोविजन के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड है दोस्तों to provide top management with information on credit administration including credit sum process, risk evaluation, post sanction follow। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं डेप्थ ऑफ रिव्यूज़। तो डेप्थ ऑफ रिव्यूज़ क्या है, तो जो लोन रिव्यू है वो किस चीज़ पे फोकस करना करेगा, अप्रूवल प्रोसेस पे, एक्यूरेसी एंड टाइमलाइंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइंड बाय लोन ऑफिसर, एडहेरेंस टू इंटरनल प्रोसेस एंड पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर, पोस्ट सैंक्शन फॉलोअप, सफिशिएंसी ऑफ लोन डॉक्यूमेंटेशन, पोर्टफोलियो क्वालिटी और रिकमेंडेशन। अब दोस्तों रिव्यू का फ्रीक्वेंसी क्या होगा और स्कोप क्या होगा, तो ये डिज़ायरेबल है कि जितने भी लोन्स हैं कट अप टू LRM एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ द पोर्टफोलियो शुड बी सब्जेक्टेड टू LRM अ ईयर। मतलब एक साल में लगभग 30 से 40% को LRM के लिए सब्जेक्ट करना है टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कैसे किया जाए। कंट्रोल और मॉनिटर करने के बाद बात आती है मिटिगेशन की। तो मिटिगेशन करने के लिए ट्रांजैक्शन लेवल पे बैंक कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट करती है जिससे क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट कर सके। तो दोस्तों वो क्या करती है कि एक्सपोजर कोलैटराइज्ड बाय फर्स्ट प्रायोरिटी क्लेम आइदर इन होल और इन पार्ट विद कैश और सिक्योरिटीज और एन एक्सपोजर गारंटी बाय थर्ड पार्टी, ये हमारा ट्रांजैक्शन लेवल पे करती है। और पोर्टफोलियो लेवल पे क्या करती है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट डेरिवेटिव्स को यूज करती है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेडिट डेरिवेटिव के बारे में आगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं सिक्योरिटाइजेशन। मैंने बोला ना कि पोर्टफोलियो लेवल पे सिक्योरिटाइजेशन को यूज करती है, क्रेडिट डेरिवेटिव को यूज करती है। आइए जरा डिस्कस करते हैं
पोर्टफोलियो लेवल पे जो प्रोसेस है उसको, ठीक है। तो पहला है सेक्युरिटाइजेशन। सेक्युरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप इन लिक्विड एसेट को लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एसेट को सेल कर रहे हैं जिस अदर पर्सन होल्डिंग देम टू एन इंटरमीडिएटरी हु इन टर्न विल ब्रेक्स एसेट टू मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बोरोवर है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई बोरोवर है, उसको लोन चाहिए। वो उसने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज किया ताकि उसे बैंक से उसे लोन मिल सके। बैंक ने उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे दिया और जो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड था वो बैंक में जाके स्टोर हो गया। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे बोरोवर बैंक को अप्रोच करते हैं लोन के लिए और वो रेडी है कि अपने प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देंगे, ठीक है। तो उनका जो टाइटल डीड है वो कहाँ रहेगा, वो बैंक में रहेगा और बैंक उनके एवज में क्या देगी, उसे लोन दे देगी। तो ये जितने भी लोन्स हैं वो सभी के सभी कैसे लोन है, सिक्योर्ड लोन है। बैंक इस टाइटल डीड को कहता है मॉर्टगेज पुल। ध्यान दीजिएगा मॉर्टगेज पुल क्या है। तो ये जो भी हमारे बोरोवर्स थे उन्होंने जो अपना टाइटल डीड्स बैंक के साथ जमा किया था, इसे ही कहते हैं हम लोग मॉर्टगेज पुल। अब देखिए इस मॉर्टगेज पुल के बैकिंग पे बैंकिंग कंपनी ने क्या किया, अपने कैश बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बोरोवर को लोन के फॉर्म में। अब जितना भी बैंक का कैश था वो बोरोवर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बैंक के पास केवल और केवल बचा क्या, तो फिक्स एसेट बचा जो कि इलिक्विड है, जिसकी लिक्विडिटी कम है ना। उसके पास क्या है, टाइटल डीड्स है। टाइटल डीड्स का लिक्विडिटी क्या होगा, कम है लिक्विडिटी। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा बोरोवर अप्रोच करते हैं बैंक को तो बैंक लिक्विडिटी से बाहर हो जाता है, मतलब बैंक रन्स आउट ऑफ, बैंक का लिक्विडिटी क्रंच फेस करता है दोस्तों। तो इस केस में बैंक क्या करता है, वो एक एसपीवी को अपॉइंट करता है। एसपीवी को कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। एसपीवी एक एजेंट की तरह काम करेगा, किसके बिहाफ में, बैंक के बिहाफ में। एसपीवी क्या करेगा कि जो मॉर्टगेज पुल था ना, मैंने बताया ना आपको कि जो हमारा मॉर्टगेज पुल क्या है, मॉर्टगेज पुल बेसिकली जो हमारा टाइटल डीड्स है जो कि बोरोवर ने बैंक को दिया था उसे ही मॉर्टगेज पुल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो एसपीवी है वो मॉर्टगेज पुल को परचेज करेगा बैंक से। ध्यान दीजिएगा एसपीवी क्या करेगा, मॉर्टगेज पुल को बैंक से परचेज करेगा। हाँ, और इन रिटर्न एसपीवी क्या प्रोवाइड करेगा, बैंक को लिक्विड एसेट प्रोवाइड करेगा। बैंक को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, बैंक को रिक्वायरमेंट थी लिक्विड एसेट की, और यही काम एसपीवी करेगा। एसपीवी बैंक को लिक्विड एसेट देगा और बदले में एसपीवी क्या लेगा, मॉर्टगेज पुल लेगा। अब देखिए कैसे लेता है। तो दोस्तों एसपीवी एक तरह से बैंक को बचा रहा है बैंक्रप्सी से। वो क्या करता है कि वो लोन रिसीवेबल को एनालाइज करता है। एसपीवी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट करता है। एसपीवी सिक्योरिटी को इशू करता है बॉन्ड के फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसपीवी क्या करता है, सिक्योरिटी को इशू करता है बॉन्ड के फॉर्म में, और बॉन्ड को क्रिएट किया जाता है सिक्योरिटी बैकिंग ऑफ सिक्योरिटी और मॉर्टगेज पुल। देखिए जो भी मॉर्टगेज पुल था उसको बैक में रखते हुए बॉन्ड को क्रिएट किया जाता है, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी, एमबीएस। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं वो ट्रेंचेस क्रिएट करते हैं इन सभी बॉन्ड्स का, जैसे ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड, डबल ए रेटेड बॉन्ड, ए रेटेड बॉन्ड, बी रेटेड बॉन्ड। ये काम कौन करता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसने अपॉइंट किया है, तो एसपीवी ने अपॉइंट किया है, स्पेशल व्हीकल ने अपॉइंट किया है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर वो इन सभी बॉन्ड पे सब्सक्राइब करते हैं और वो बदले में क्या देते हैं, एसपीवी को कैश देते हैं। इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेंगे बॉन्ड को और बदले में एसपीवी को कैश मिलेगा, और एसपीवी यही अमाउंट देता है बैंक को। देखिए प्रोसेस को समझना है तो आप इस चार्ट को से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एसपीवी, ये है बैंक। तो बैंक ने इसे लोन दे दिया, बैंक ने इसे लोन दे दिया, और बदले में बैंक ने क्या ले लिया, मॉर्टगेज ले लिया। अब देखिए एसपीवी ने क्या किया, एसपीवी ने, और ये देखिए मॉर्टगेज पुल है, ठीक है। मॉर्टगेज पुल कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। तो देखिए एसपीवी ने क्या किया, एसपीवी ने ये जो हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ठीक है, उसने क्या किया, बॉन्ड्स इशू किया। यहाँ देख रहे हैं ना बॉन्ड्स, ठीक है। और उसने क्या अपॉइंट किया, सीआरए। सीआरए होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसने कैटेगराइज किया, ट्रिपल ए, डबल ए यानी ट्रिपल ए लो इंटरेस्ट, डबल ए मीडियम इंटरेस्ट, और ए हाई रेटेड इंटरेस्ट। और इन्वेस्टर ने क्या किया, इस बॉन्ड को परचेज किया। जब इन्वेस्टर बॉन्ड को परचेज करेंगे तो कैश का फ्लो एसपीवी में होगा, और एसपीवी इस कैश को कहाँ देगी, बैंक को देगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस है, ये हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा किसका है, दिस प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस इज रिगार्डिंग हमारा क्रेडिट, ये प्रोसेस है हमारा दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन का। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैसे क्रेडिट को मिटिगेट किया जाए। हम लोग डिस्कस किए, एक ट्रांजेक्शन लेवल है, एक पोर्टफोलियो लेवल है। पोर्टफोलियो लेवल पे एक प्रोसेस हमने देखा सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा प्रोसेस है हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव। तो दोस्तों आइए हम लोग क्रेडिट डेरिवेटिव को समझते हैं। एकदम सिंपल पॉइंट में समझेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो एक एक पॉइंट को जरा समझते हैं। देखिए, जब लैंडर मनी लैंड करता है बोरोवर को, जैसे ये लैंडर है, इसने बोरोवर को मनी लैंड किया, तो लैंडर को एक रिस्क होता है कि बोरोवर वो पैसा वापस नहीं देगा। इसी रिस्क को हम लोग कहते हैं क्रेडिट रिस्क। देखिए ना, यहाँ पे लैंडर ने क्या किया, लैंडर ने जो है लोन दे दिया बोरोवर को, और बोरोवर क्या देगा उसको बदले में, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देगा, और ये क्रेडिट रिस्क होता है। मान लीजिए लैंडर ने क्या किया, इस लोन को बेच दिया अदर पार्टी को, जो कि इन्वेस्ट कर रहा है डेब्ट सिक्योरिटी में। तो जो ये देखिए अदर पार्टी, यहाँ पे आपको दिखेगा ये बायर, ये अदर पार्टी है। तो ये जो बायर है वो इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उस लेंडर से, और जब बायर परचेज कर लेता है इन सभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट व्हीकल को, तो क्रेडिट रिस्क जो होता है उसे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं क्रेडिट डेरिवेटिव। हम लोग इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। क्रेडिट डेरिवेटिव को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है उसे देखते हैं दोस्तों। देखिए, क्रेडिट डेरिवेटिव में क्या होता है, क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि पोटेंशियल बायर होता है, शॉर्ट में पीवी कहते हैं। पीवी होता है हमारा क्रेडिट एसेट का ऑरिजिनेटर। क्या होता है पीवी हमारा, क्रेडिट एसेट का ऑरिजिनेटर। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारा यहाँ पे देखिए, इस केस में जो है पोटेंशियल बायर कौन है, तो पोटेंशियल बायर है, देखिए पोटेंशियल बायर एक एग्रीमेंट के साथ होता है, प्रोटेक्शन, एक है प्रोटेक्शन बायर, एक है प्रोटेक्शन सेलर। तो ये जो लैंडर है ये प्रोटेक्शन बायर है, और ये बायर है जो है ये प्रोटेक्शन सेलर है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। ये पोटेंशियल बायर क्या करता है, अपने क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर कर देता है किसको, पोटेंशियल सेलर को। किस रेट पे, तो नोशनल वैल्यू ऑफ द रेफरेंस ऑब्लिगेशन। रेफरेंस ऑब्लिगेशन हमारा क्रेडिट एसेट, ठीक है, और वो रेगुलर प्रीमियम देता है पोटेंशियल सेलर को। यानी कि जो लैंडर है वो बायर को रेगुलर क्या देगा, प्रीमियम देगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई डिफ़ॉल्ट आ गया, क्रेडिट इवेंट मतलब कि कोई डिफ़ॉल्ट, जैसे कि डिलीक्वेंसी हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, फोरक्लोजर हो गया, पेमेंट हो गया, ये सभी के सभी क्रेडिट इवेंट में आते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो भी सेटलमेंट था पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर के बीच में, तो पोटेंशियल सेलर कॉम्पेंसेट करेगा पोटेंशियल बायर को जो भी लॉस उसने इनकर किया उस इवेंट के कारण। देखिए, कोई भी क्रेडिट इवेंट हुआ, उस कारण से पोटेंशियल बायर को कोई लॉस हुआ, तो पोटेंशियल सेलर का यहाँ काम है कि पोटेंशियल बायर को क्या करना, सिक्योर करना, ठीक है, कॉम्पेंसेट करना। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो या तो आपका फिजिकल सेटलमेंट होगा या कैश सेटलमेंट होगा। फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है कि जो पोटेंशियल बायर है वो रेफरेंस एसेट दे देगा पोटेंशियल सेलर को, और इन टर्न्स पोटेंशियल सेलर क्या करेगा कि पार वैल्यू प्लस एक्रूड इंटरेस्ट जो है रेफरेंस एसेट का दे देगा पोटेंशियल बायर को। और यदि कैश सेटलमेंट है तो पोटेंशियल सेलर क्या करता है, पीवी को लॉस सफर्ड का पेमेंट दे देता है। तो दोस्तों, जो क्रेडिट डेरिवेटिव है वो जनरली ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट होता है। ISDA ने क्रेडिट इवेंट्स को डिफाइन किया गया है, उसमें 6 इवेंट उसने कहा है, बैंकरप्सी, ऑब्लिगेशन एक्सेलरेशन, ऑब्लिगेशन डिफॉल्ट, फेलियर टू पे, रेपोडिएशन और मॉनिटोरियम और एसेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये 6 चीज़ों को 6 इवेंट को इंक्लूड किया गया है क्रेडिट इवेंट के अंदर ISDA के द्वारा। और क्रेडिट डेरिवेटिव अलग अलग फॉर्म ले सकता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, टोटल रिटर्न स्वैप, क्रेडिट लिंक नोट्स, क्रेडिट स्प्लिट ऑप्शन। हम लोग डिस्कस करेंगे इन सभी को एक एक करके, ठीक है। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ क्रेडिट CDS, दीज आर पार्ट्स ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स। अब दोस्तों, ये जो पोटेंशियल बायर है उसको क्या मोटिव है, पोटेंशियल बायर क्या करता है कि वो हमारा जो क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। चलिए, एसेट अभी भी उसी के पास है, लेकिन क्रेडिट रिस्क को वो ट्रांसफर कर दिया, उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट, रिलीफ इन रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर क्रेडिट एसेट, और बेटर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग कंजर्वेटिव मार्केट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, पोटेंशियल सेलर को क्या मोटिव होता है, यील्ड एडवांसमेंट, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमारा कि दोनों को मोटिव, दोनों को फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों, हम लोग अभी हमने डिस्कस किया ना कि जो हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव है उसका एक पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। आइए इसे डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम से आप हम लोग समझेंगे CDS क्या है, शॉर्ट में से CDS कहते हैं। ये एक अरेंजमेंट है किसके बीच में, प्रोटेक्शन बायर के बीच में और प्रोटेक्शन सेलर के बीच में। CDS में क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन सेलर होता है वो प्रोटेक्शन बायर को पेमेंट देगा। देखिए ना, प्रोटेक्शन सेलर क्या करेगा, पेमेंट देगा प्रोटेक्शन बायर को, ठीक है, जो अमाउंट डिफॉल्ट अमाउंट होगा वो, ठीक है। अब दोस्तों, PV जो होता है वो फ्यूचर क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क को स्वैप करता है विथ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय प्रोटेक्शन सेलर। अब प्रोटेक्शन बायर कौन होता है, एक इन्वेस्टर होता है जो कि जैसे मान लीजिए कि पेंशन फंड हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया। अब देखिए, प्रोटेक्शन जो हमारा प्रोटेक्शन बायर होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसा कि बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, जिसका अलग अलग क्रेडिट रेटिंग है या जिसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क और डिफॉल्ट है। यदि इन्वेस्टर कंफर्टेबल है क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, तो उसको कोई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं है तो उसको क्रेडिट एनहांसमेंट चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन लेता है किसके द्वारा, प्रोटेक्शन सेलर के द्वारा जो प्रोटेक्शन दिया जाता है,
ठीक है। और उस प्रीमियम को क्या कहते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड कहते हैं। प्रीमियम पूछा जाएगा, प्रीमियम का नाम दिया गया है, प्रीमियम का नाम क्या है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अब प्रोटेक्शन सेलर कौन सा है, ये एक एंटिटी है, इसका हाई क्रेडिट रेटिंग होता है और वो एक्सपर्टाइज है डीलिंग इन सच इंस्ट्रूमेंट। ये प्रोटेक्शन सेल करता है प्रोटेक्शन बायर को, कोई भी डिफॉल्ट राइज होगा पे इन्वेस्टमेंट इन पीवीज। अब दोस्तों देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि जो प्रोटेक्शन सेलर है, प्रोटेक्शन सेलर के लिए नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी है, जब तक डिफॉल्ट नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। और पीएस एक फ़ी चार्ज करता है जिसे कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड। ध्यान रखिएगा, जो फ़ी चार्ज पीएस के द्वारा यानी प्रोटेक्शन सेलर के द्वारा की जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्प्रेड कहते हैं। जो प्रोटेक्शन सेलर है वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन को लार्ज नंबर ऑफ पीवीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाई क्रेडिट रेटिंग। डिफॉल्ट जब हो जाएगा, जैसे कि आपका बैंकरप्सी हो जाए या काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो जाए, तो पीएस पीवी को पे करेगा जो भी अमाउंट का डिफॉल्ट है, और पीवी क्या करेगा, रेफरेंस एसेट को ट्रांसफर कर देगा पीएस को। अब पीवी कौन कौन सा रिस्क फेस करता है, काउंटर पार्टी रिस्क फेस करता है। मान लीजिए कि डिफॉल्ट हो गया और पीएस जो है अपनी ऑब्लिगेशन को मीट ही नहीं कर रहा है, तो एक काउंटर पार्टी रिस्क तो है ही है, ठीक है। तो उस केस में पीवी ही तो लॉस बेयर करेगा। तो ये एक पीवी का एक रिस्क है, पूछा जा सकता है कि हमारा क्रेडिट डिफॉल्ट सीडीएस में पीवी कौन सा रिस्क फेस करता है, तो याद रखिएगा, बोलिएगा कि वो काउंटर पार्टी रिस्क फेस करता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा प्रोटेक्शन बायर है, प्रोटेक्शन सेलर है, ये इसने ये इसको प्रीमियम देता है और बदले में ये इसको क्या देता है कि यदि डिफॉल्ट हो जाता है तो पेमेंट देता है, और ये क्या देता है बदले में, रेफरेंस एसेट दे देता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट हो जाता है तब। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं, जो कि है अपना टोटल रिटर्न स्वैप। तो टोटल रिटर्न स्वैप क्या है कि यहाँ पे क्रेडिट प्रोटेक्शन बायर जो है, अब दोस्तों इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। देखिए मान लीजिए कोई इन्वेस्टर ए है, एक इन्वेस्टर है ए, ठीक है। उसने क्या किया, एक बॉन्ड खरीदा, उसने क्या खरीदा, एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है। ये बॉन्ड उसको कुछ इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इसने बॉन्ड इशूअर से बॉन्ड खरीदा, तो उसको बदले में क्या मिलेगा, तो उसको ही विल, हाँ, तो ये बॉन्ड के बदले उसको इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल पेमेंट मिलेगा। और बॉन्ड का कोई इशूअर होगा ना, बॉन्ड को कोई इशूअर होगा, ठीक है। मान लीजिए ए को रिस्क कब होगा कि जब प्रिंसिपल पेमेंट जो है नहीं आ रहा है, मतलब जो बॉन्ड इशूअर है वो प्रिंसिपल पेमेंट नहीं दे रहा है, या प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ए को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में रिस्क हो सकता है। तो ये एक तरह का डिफ़ॉल्ट रिस्क होगा, ठीक है। तो इस ए जो है इस रिस्क को रिड्यूस कर सकता है एक क्रेडिट डेरिवेटिव के थ्रू, और ए क्या कर सकता है, एक दूसरे पार्टी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है, ठीक है। ए क्या करेगा कि जो कूपन है या जो प्रिंसिपल है, जो भी रिटर्न्स उसे मिल रहा है उस बॉन्ड पे, वो दे देगा बी को, बोलेगा कि बी तुम रखो, लेकिन बदले में क्या करो कि बदले में मुझे कुछ फिक्स रेट चाहिए या फ्लोटिंग रेट चाहिए बी से। समझिए, बॉन्ड पे जो भी इसका बॉन्ड पे आपको पता है ना कि एक प्रिंसिपल पेमेंट होता है या इंटरेस्ट पेमेंट होता है, तो बॉन्ड का जो भी फ्यूचर प्रिंसिपल पेमेंट या प्रिंसिपल इंटरेस्ट होगा वो ए दे देगा बी को, और बदले में बी से ए क्या लेगा, एक फिक्स रेट लेगा, ठीक है, या अपना फ्लोटिंग रेट लेगा। तो ए ने क्या किया, अपने रिस्क को हेज कर लिया, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्वैप कहते हैं। क्यों स्वैप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए जो है एक सीरीज ऑफ पेमेंट कैश फ्लो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ए हर एक महीना देगा ना, क्योंकि उसको बॉन्ड का जो उसके इंटरेस्ट मिलेगा वो मंथली मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ए जो है वो सीरीज ऑफ कैश फ्लो कर रहा है, और उसी तरह बी से भी जो कैश फ्लो जो रिसीव हो रहा है ए को, वो भी सीरीज में मिल रहा है, इसीलिए इसे स्वैप कहा गया है। इसलिए इसका नाम पढ़िएगा तो TRS लिखता है। अच्छा, टोटल रिटर्न क्यों कहा गया है, क्योंकि ए जो है बॉन्ड पे टोटल रिटर्न रिसीव कर रहा है, इसलिए टोटल रिटर्न कहा गया है, इसलिए इसे कहा गया टोटल रिटर्न स्वैप, ठीक है। तो दोस्तों टोटल रिटर्न स्वैप जो होता है वो ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन होता है हमारा लोन का, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन है लोन का, समझ आया। अब दोस्तों देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, देखिए वही चीज़ जो मैंने बताया है, देखिए बॉन्ड है, इसमें इंटरेस्ट है, पेमेंट है, चेंज बॉन्ड वैल्यू है, ये प्रोटेक्शन बायर है, ये प्रोटेक्शन सेलर है। प्रोटेक्शन बायर जो है इंटरेस्ट पेमेंट चेंज बॉन्ड वैल्यू देगा, ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट रिस्क ले लेगा और बदले में क्या देगा, फिक्स या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। चलिए तो ये चीज़ समझ में आ गया, टोटल रिटर्न स्वैप क्या है, TRS क्या है। अब हम लोग क्रेडिट लिंक नोट को डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में से CLN कहते हैं। CLN एक प्राइवेटली प्लेस फंड बेस्ड, ध्यान दीजिएगा ये फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इससे पहले जो हम लोगों ने क्रेडिट CDS डिस्कस किया था, वो जब तक डिफ़ॉल्ट नहीं हो जाता है तब तक वो नॉन फंड बेस्ड था, लेकिन ये फंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में होता है। अब देखिए CLN जो होता है वो ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट है, वो CDS ऑफ बैलेंस शीट था। आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा CLN है दोस्तों वो क्या है, ये हमारा
CLN जो है वो कैसा कैसा हमारा इक्विवेलेंट है, ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का। अब देखिए इसका प्रोसेस समझिए, डायग्राम से मैं समझाता हूँ। तो देखिए बॉन्ड ऑनर ने क्या किया, बॉन्ड को परचेज किया, बॉन्ड, ये देखिए बॉन्ड ऑनर है, इसने क्या किया, बॉन्ड खरीदा बॉन्ड इशूअर से, ठीक है, जिसे ऑरिजिनेटर भी कहते हैं, ठीक है, और वो रेफरेंस एसेट हो जाता है। तो हमारा बॉन्ड या पोर्टफोलियो क्या है, रेफरेंस एसेट है, ठीक है। अब दोस्तों बॉन्ड ऑनर क्या करेगा कि डिफ़ॉल्ट रिस्क या क्रेडिट डिटेरियोरेशन रिस्क को ट्रांसफ़र कर देगा ये प्रोटेक्शन लेके पोटेंशियल सेलर से। तो ये देखिए प्रोटेक्शन सेलर है, इससे ये प्रोटेक्शन ले लेगा बॉन्ड ऑनर, और बदले में क्या करेगा, क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफ़र कर देगा इसे, ठीक है। अब देखिए CLN सेलर है यहाँ पे, ये कौन है, CLN सेलर, CLN यानी क्रेडिट लिंक नोट सेलर, जो कि अपना इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है या कोई SPV हो सकता है। ये क्या करता है कि CLN इशू करता है, यानी क्रेडिट लिंक नोट इशू करता है मार्केटेबल सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, किसके बेसिस पे, किसके बैकिंग पे, रेफरेंस एसेट के बैकिंग पे, ठीक है। और दोस्तों ये जो सिक्योरिटी इशू करता है ना, उसका मैच्योरिटी और उसका प्रिंसिपल सिमिलर होता है रेफरेंस एसेट का, यानी बॉन्ड का जो मैच्योरिटी और प्रिंसिपल है उसी के बराबर ये सिक्योरिटी इशू करता है, ठीक है, CLN। अब देखिए क्या होता है कि जो CLN इन्वेस्टर है, CLN इन्वेस्टर देखिए कौन सा है, ये लास्ट में जो ये हमारा CLN इन्वेस्टर है। तो CLN इन्वेस्टर क्या करता है कि उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलता है और कैश अपफ्रंट दे देता है वो CLN इशूअर को, ठीक है। तो CLN इन्वेस्टर ने क्या किया, सिक्योरिटी रिसिप्ट लिया, कहाँ से, कौन इशू किया था, तो CLN सेलर से लिया, CLN इन्वेस्टर ने सिक्योरिटी रिसिप्ट, और CLN इशूअर ने क्या किया, रेगुलर पेमेंट ऑफ कूपन अमाउंट दिया CLN इन्वेस्टर को मैच्योरिटी तक, यही तो होता है बॉन्ड में, ठीक है। मान लीजिए कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, तो CLN इशूअर क्या करेगा, जो फेस वैल्यू सिक्योरिटी रिसिप्ट का वो CLN इन्वेस्टर को लौटा देगा। लेकिन यदि कोई डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कोई क्रेडिट इवेंट हो जाता है तो रेफरेंस एसेट पे, तो उस केस में क्या करता है दोस्तों, वो देखिए डिफॉल्ट के केस में क्या होगा कि जो CDS है, तो CLN क्या करता है, वो PS यानी प्रोटेक्शन सेलर को सेल कर देगा, ठीक है। हाँ, तो CLN इज ऑल्सो हैज टू पे वैल्यू ऑफ रेफरेंस। तो दोस्तों देखिए इस केस में क्या होगा कि CDS क्या करता है, बॉन्ड वैल्यू देता है बॉन्ड ऑनर को, ताकि अपने CDS ऑब्लिगेशन को मीट कर सके, और बदले में ये क्या करेगा, अपने रेफरेंस एसेट को डिलीवर कर देगा, ठीक है। अच्छा, और इन रिटर्न बॉन्ड वही होगा, बॉन्ड जो है ये बॉन्ड को रिसीव कर सेलर को, और CLN सेलर क्या करेगा, बॉन्ड को डिलीवर कर देगा CLN इन्वेस्टर को, ठीक है। CLN सेलर क्या करेगा, बॉन्ड को रिटर्न कर देगा किसे, CLN इन्वेस्टर को, ठीक है। अब दोस्तों इस केस में CLN इन्वेस्टर कौन कौन सा रिस्क फेस करता है, एक तो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, ठीक है, दूसरा है क्रेडिट डिटेरियोरेशन रेफरेंस रिस्क, और तीसरा है हमारा काउंटर पार्टी रिस्क, दूसरा है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क किस केस में, यदि मान लीजिए कूपन का नॉन पेमेंट हुआ तो ये काउंटर पार्टी रिस्क होता है। दोस्तों CLN का एडवांटेज क्या है कि यहाँ रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है लार्ज नंबर इन्वेस्टर को, CLN इन्वेस्टर गेट एडिशनल रेवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड ओनर गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट डिटेरियोरेशन रिस्क, CLN सेलर रिसीव एडिशनल इनकम एज PS बाय वे ऑफ प्रीमियम फ्रॉम बॉन्ड ओनर। तो ये सब फायदा है हमारा CLN में। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, होपफुली आपको मैं एक एक चीज़ समझा पाया हूँ क्रेडिट रिस्क के बारे में। यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, इसके बेसिस पे मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगा। यदि आपको इस PDF की रिक्वायरमेंट है जिसमें मैंने पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को समझाया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता इस टॉपिक से, MCQ भी यहीं से आएंगे, हम आप लोग MCQ देखेंगे तो समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करें। धन्यवाद।